जय हिंद साथियों। आईएस स्क्वायर होमवर्क सीरीज डे 2 में आप सभी का स्वागत है। आईएस स्क्वायर यूट्यूब चैनल पर एक नया सीरीज शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है होमवर्क सीरीज। इस होमवर्क सीरीज में पर डे आपको दो सब्जेक्ट से, एक हिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे कि 2 नवंबर का टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ। पूरा का पूरा जो लूसेंट है, लूसेंट बुक से दिया जा रहा है और लूसेंट बुक में जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक में ही एक सब टॉपिक है विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसको पूरा अध्याय 2 से पहले तक पढ़ के आना है। इसके अलावा बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान जो चैप्टर 2 है उसमें सेल बायोलॉजी से अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER तक पढ़ना है। इस तरह से इनको पढ़ के आने के बाद इससे संबंधित MCQ, जितना MCQ बन सकता है इन सभी MCQ को YouTube चैनल पे डिस्कशन किया जाता है। आज तक तो इसका वन लाइनर फॉर्म में डिस्कशन किया जाता था। अब क्या होगा, इन सभी टॉपिक से जितने भी समझाने वाले डिस्कशन वाले चीज़ होंगे उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग जैसे ही वीडियो में YouTube लाइव से जुड़ेंगे आपको MCQ मिलेगा। आप उन MCQ को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो एक तरह से क्यूज टाइप से, होमवर्क सीरीज टाइप से पर डे अभी से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक होगा। और ये सभी आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे BPSC AEDO का एग्ज़ाम हो, बिहार SI दरोगा का एग्ज़ाम हो, SSC CGL ASO का हो या बिहार SSC इंटर लेवल, जीविका 72 BPSC, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और रात में 8 बजे 8 PM में आप लोग लाइव आकर के जितने भी क्यूज कराया जाएगा उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाकर के ABCD करके आंसर भी दे सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा बुक और दूसरा तीसरा सब्जेक्ट भी, पहले सब्जेक्ट ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरा तीसरा सब्जेक्ट भी क्लियर करा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस बायोलॉजी वाले सेक्शन को। बायोलॉजी वाले सेक्शन में है सबसे पहले कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान क्या है? तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना, प्रकार, संगठन और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, टाइप्स और कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो यह है साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। इसका दूसरा सब टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, जीवदर्भ। तो जीवदर्भ क्या होता है? तो जीव कोशिका के अंदर पाया जाता है। जो कोशिका होता है इसी के अंदर जीवदर्भ पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और यह क्या होता है? तो जीवित पदार्थ है और जिसमें सभी जीवन की क्रियाएं होती है। जीवदर्भ का नामांकन किसने किया था, नेम्ड किसने रखा था प्रोटोप्लाज्म का? तो पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में इसका नाम रखा था। देखते आगे है जीवदर्भ का स्वरूप कैसा होता है, अर्थात नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो ये फ्लूइड है, विस्कस है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, स्लिमी है और डेंस है। तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा और वजनयुक्त पदार्थ होता है। यही जीवदर्भ है, प्रोटोप्लाज्म है। बात करें जीव के सभी जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होती है? तो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं अर्थात बायोलॉजिकल फंक्शंस है, तो सभी बायोलॉजिकल फंक्शन, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अर्थात सभी जैविक क्रियाएं जीवदर्भ के द्वारा होती है। जीवदर्भ को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो सही है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो उस जगह पर आप जवाब देंगे जीवदर्भ को। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीवन की क्रियाएं इसी में होती है। बिकॉज ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेस अकर इन इट, इसी में अकर होती है, इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ कहते हैं। चलिए आगे। तो आगे है जीवदर्भ के कितने भाग होते हैं? तो जीवदर्भ के 2 भाग होते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स। जीवदर्भ के 2 भाग है। कौन कौन 2 भाग है? तो जीवदर्भ के 2 भाग कौन कौन होते हैं? तो पहला है कोशिका दर्भ जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और दूसरा है केंद्रक दर्भ अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इसके 2 भाग होते हैं। किसके 2 भाग है? तो जीवदर्भ के 2 भाग है, प्रोटोप्लाज्म के 2 भाग है। अब बात आते हैं कोशिका दर्भ अर्थात साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। यह साइटोप्लाज्म जो बीच में केंद्रक होता है और कोशिका दर्भ भरा होता है, इनके बीच जो पाया जाएगा यही है साइटोप्लाज्म। तो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन्स के बीच होता है साइटोप्लाज्म। बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म का तो केंद्रक के अंदर होगा, नाम से ही स्पष्ट है। केंद्रक दर्भ है तो केंद्रक के अंदर होगा।
कोशिका द्रव है तो केंद्रक और कोशिका के बीच होगा। जीव द्रव का संगठन किन तत्वों से होता है, किन किन चीज़ों के मिलने से जीव द्रव अर्थात प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। तो इन सभी से मिलकर के प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव बनता है। बात करें जीव द्रव में 4 तत्व की कुल कितना परसेंट है, तो 99% है। 4 द्रव मिला के 99% है, जिसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है सबसे अधिक होता है 76%। इसके अलावा कार्बन के परसेंटेज की बात करें तो 10.5% कार्बन होता है। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो 10% हाइड्रोजन होता है। तो ये सभी याद रखेंगे, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। जीव द्रव में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है, तो नाइट्रोजन का परसेंट होता है 2.5% नाइट्रोजन होता है। जीव द्रव में जल की प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 80% जल होता है। ठीक है। इसके अलावा जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, तो 81:19 होता है। 81 जो है अकार्बनिक होता है और 19 जो है कार्बनिक होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखें कोशिका, सेल। तो आधारभूत जानकारी क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, तो कोशिका क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं अर्थात सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल क्या है, तो जितना सबसे छोटा से छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा लाइफ का, जीवन का, वही क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, देखने की बात करें तो एंटोन वान लुवेनहॉक ने देखा। किसने देखा, एंटोन वान लुवेनहॉक ने देखा। कोशिका को सबसे पहले एंटोन वान लुवेनहॉक ने देखा। और सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया है, 1665 में। तो दो चीज याद रखेंगे, देखा किसने, तो लुवेनहॉक ने देखा। लुवेनहॉक याद रखेंगे, लुवेनहॉक जो है ये देखने वाले व्यक्ति है, और हुक हॉक है, एक हुक है। तो ध्यान रखेंगे, हॉक देखा, हॉक ने देखा, और हुक ने क्या किया, सेल शब्द को रखा, गढ़ा, सेल शब्द को गढ़ा, सेल शब्द को प्रयोग किया पहली बार। और कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, एक सेकेंड दोस्तों, इसका थोड़ा कलर चेंज कर ले, चलिए इस कलर से, हाँ। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। सबसे छोटी कोशिका, जो जितनी भी कोशिका है उसमें सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम ये है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी अलग होगा, लंबी अलग होगा, छोटी अलग होगा। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग होता है। और सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा होता है। एक तो बड़ा हो गया साइज में, एक लंबा हो गया, एक छोटा हो गया। तो छोटा का नाम माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम, सबसे बड़ा होगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबा हो जाएगा नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबा, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा होगा, इसे ध्यान रखेंगे। कोशिका का औसत संगठन, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, तो कोशिका में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में होता है वाटर होता है, 70 से 90% तक वाटर होता है। प्रोटीन इसमें 10 से 15% प्रोटीन होता है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रोटीन कितना मात्रा होता है, तो 10 से 15% प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होता है 3% कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड 2% है, और न्यूक्लियक अम्ल 5 से 7% है, और आयरन 1% है। तो ये सभी पूछा जाता है। कोशिका में संगठन पूछा जाएगा, जल 70 से 90% तक जल होगा। प्रोटीन दूसरे पोजीशन पे है, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लियक अम्ल 5 से 7, और आयरन 1% है। आयरन 1% है। कोशिका सिद्धांत की बात करें, सेल थ्योरी, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे, इसे नोट्स बना लेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मैथियस स्लाइडेन ने किया। मैथियस स्लाइडेन जो है, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। स्लाइडेन और स्वान आपके जवान पे होना चाहिए, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान आपके जवान पे होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया है, तो यह कोशिका सिद्धांत दिया है, अर्थात प्रपोज्ड बाय, जो सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया, स्लाइडेन और स्वान।
स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी दिया। नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है, यह किसने कहा है? तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा है? किसने कहा है? तो रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में कहा कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? कब कहा है? 1855 ईस्वी में कहा है। इसे ध्यान रखेंगे। बात करें जो सेल थ्योरी है, इसका क्या क्या पॉइंट है? तो सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पादों से बना होता है। जितने भी जीव है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। सभी कोशिकाएं पूर्वस्थित कोशिकाओं से बनती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाएं ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। विर्चो याद रखेंगे। केंद्रक कोशिका निर्माण का मुख्य अभिकर्ता होता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कोशिका निर्माण अर्थात सेल फॉर्मेशन का एजेंट कौन होता है? सेल फॉर्मेशन का एजेंट कौन होता है? तो न्यूक्लियस होता है। कोशिका निर्माण का मुख्य अभिकर्ता अर्थात एजेंट कौन है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। कोशिका के प्रकार की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोशिका अर्थात सेल। सेल के 2 प्रकार है, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है यह क्या है? तो एक ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, अर्थात यह जो है डेवलपिंग फेज में होता है, विकास हो रहा होता है, अर्थात स्पष्ट नहीं हो पाता अभी तक। तो जब स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और इन कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये नहीं पाया जाता है। तो जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो क्रोमेटिन नहीं बनेगा, अर्थात इनमें क्रोमेटिन बनता है या नहीं? तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है। क्रोमेटिन बनने के लिए आवश्यक है कि हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए। जब हिस्टोन प्रोटीन होगा तो इसी से बनेगा जाकर के क्या? क्रोमेटिन बनेगा। तो क्रोमेटिन बनने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए। और केंद्रक होता है या नहीं? नहीं, केवल न्यूक्लियाइड होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी नहीं होता, न्यूक्लियाइड होता है। तो देखिए सब में नहीं आया है। क्या अस्पष्ट केंद्रक होता है? तो नहीं, अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी नहीं आ गया। क्या प्रोटीन होता है? तो नहीं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। क्या क्रोमेटिन बनता है? नहीं, क्रोमेटिन नहीं बनता है। केंद्रक होता है? नहीं, केवल न्यूक्लियाइड होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो जीवाणु इसका एग्जाम्पल है, नील हरित शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है? एक ऐसी कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक होता है, अर्थात वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये डेवलप्ड फेज में होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उसमें स्पष्ट नहीं होता लेकिन इसमें वेल डिफाइंड होता है। और इन कोशिकाओं में केंद्रक किससे घिरा होता है? तो जो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक जो है दोहरा झिल्ली से घिरा होता है। किससे? डबल मेम्ब्रेन से, दोहरा झिल्ली से घिरा होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यूकैरियोटिक में दोहरा झिल्ली होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। दोहरा झिल्ली अर्थात डबल मेम्ब्रेन होगा। इनमें डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होता है। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? तो केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होता है। आपने देखा प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त रूप से डीएनए घिरा होता है। इसे ध्यान रखेंगे। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो क्रोमेटिन पाया जाता है और केंद्रिका होता है, न्यूक्लियस होता है। तो उसमें नहीं था, प्रोकैरियोटिक में नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक में क्रोमेटिन भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, साथ ही केंद्रिका भी है, स्पष्ट है केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियस। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। साथ ही दोहरा झिल्ली से घिरा होगा केंद्रक। और डीएनए कहाँ पाया जाएगा? तो हिस्टीन प्रोटीन में डीएनए पाया जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। जब बात करें दोनों का अंतर, दोनों के बीच के डिफरेंस को, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो विशेषता पहले देख ले। किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका भित्ति, सेल वाल। तो सेल वाल होता है क्या? तो प्रोकैरियोटिक जो प्रारंभिक फेज में होता है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। इसका डेवलप्ड फेज है, सेलुलोज से बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। राइबोसोम जो है 70S प्रकार के टाइप के होगा, 70S टाइप के राइबोसोम होगा और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। गोल्जी बॉडी का यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। तो देखिए प्रोकैरियोटिक है, ये प्रारंभिक अवस्था वाला है, तो मैक्सिमम चीज़ इसमें जो है या तो एब्सेंट होगा या प्राइमरी फेज में होगा।
या तो एब्सेंट होगा या प्राइमरी फेज में होगा। इसे ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अर्थात केंद्रक झिल्ली, यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। डीएनए एकल सूत्रीय है, यहाँ दोहरी सूत्र वाले पूर्ण विकसित है, डबल स्ट्रैंडेड डेवलप्ड होता है, डीएनए होता है यहाँ पे। और जो फ्लैजिला है केवल एक तंतु वाला होता है यहाँ फ्लैजिला, और यहाँ 11 तंतु होते हैं इसमें यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ उपस्थित होता है। दोस्तों ये सभी क्या है बारी बारी से हम लोग आगे देखने वाले हैं, बस आप देख लीजिए किस में होता है, किस सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पे इसका डिवीजन किया गया है। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं सेंट्रियोल। तो ये जो पहला है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। श्वसन क्या सांस लेता है, रिस्पायरेशन होता है, तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है श्वसन, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्या होता है, नहीं, इसमें एब्सेंट होता है लिंग प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। और फोटोसिंथेसिस थाइलेकाइड में होता है, अकर्षण थाइलेकाइड, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट में होता है, अर्थात जिसको क्या बोलते हैं पर्णहरित। और कोशिका का विभाजन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक में, तो अर्धसूत्री होता है, यहाँ अर्धसूत्री या समसूत्री होगा, माइटोटिक और मियोटिक, और यहाँ पे एमिटोटिक टाइप होता है, ठीक है, एमिटोटिक टाइप डिवीजन होता है। अर्धसूत्री होता है, यहाँ अर्धसूत्री और समसूत्री होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे आप देखेंगे, आप यही पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। हम लोग आज 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, एक कोशिका द्रव पढ़ेंगे, कोशिका द्रव के अलावा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका पढ़ेंगे, और इन 2-3 पॉइंट्स के अलावा बारी बारी से हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। तो देख लीजिए एक बार, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फिगर बना, इमेज बना है, ये चिकनी अंतर्द्रव्यिका जालिका का बना हुआ है। और ये क्या है, खुरदरी अंदर, एक खुरदरी होगा, रफ होगा, एक होगा चिकनी अर्थात प्लेन होगा। और दूसरा जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस इमेज में भी देख सकते हैं, रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ है, एक स्मूथ है। तो रफ क्या है, रफ कैसा दिख रहा है, खुरदरा खुरदरा है, और ये स्मूथ है, पूरा प्लेन दिखेगा, स्मूथ है। तो ये 2-3 चीज़ पढ़ेंगे हम। फिर से एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ेंगे, ये 2-3 चीज़ आज पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में, और इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे, कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका में हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ रहे हैं, तो कोशिका भित्ति पढ़ने से पहले एक बार आप इमेज में देख लीजिए कोशिका भित्ति कहाँ है। आप देखेंगे तो कोशिका भित्ति अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं कोशिका भित्ति को, तो कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में आपको सेल वॉल दिख जाएगा। देखिए सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल जो सेल है उसका जो दीवार है इसी को सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, इस दीवार को सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल को और क्या क्या इसका विशेषता होता है, आइए इसको देख लेते हैं। सेल वॉल का क्या क्या विशेषता है, तो सेल वॉल में क्या होगा, यह सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति जो है किस चीज़ से बना होता है, तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें, पादप। ऊपर में जो कोशिका है ये जंतु कोशिका, इसीलिए इसमें नहीं दिख रहा है। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये जंतु कोशिका दोनों, इसीलिए इसमें सेल वॉल नहीं दिख रहा है। और सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है, इसे ध्यान रखेंगे। व्हाट इज सेल वॉल, तो फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाया जाता है। और मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बनता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति हमेशा याद रखेंगे, बनेगा किस से, कहाँ पाया जाएगा, कोशिका पादप कोशिका में पाया जाएगा, सेलुलोज से बनेगा। और करता क्या, काम क्या करता है, तो मेंटेन द फिक्स्ड शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है, तो जीवाणु कोशिका की भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति, और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी है। तो इन दोनों को याद रखेंगे, सेलुलोज और पेप्टिडोग्लाइकेन, इन दोनों को याद रखेंगे। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। काम क्या है, निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना, इसे ध्यान रखेंगे।
कोशिका झिल्ली। अगला पॉइंट है आपका कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन्स। यह क्या है? अर्ध पारगम है। पारगम मतलब आर पार हो जाए, अर्ध पारगम मतलब पूरी तरह से पार नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है। तो अर्ध पारगम झिल्ली होती है जो कोशिका को घेरती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड्स द सेल। ठीक है, ये सेल्स को चारों ओर से घेरे रहती है। और कोशिका झिल्ली का यह कार्य करती है, यह पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स क्या है? तो रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन और आउट ऑफ द सेल रेगुलेट करती है इसे, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन द आउट ऑफ सेल। इसे ध्यान रखेंगे। यह पदार्थ के आवागमन, क्योंकि अर्ध पारगम है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पदार्थ इस पार से उस पार जाएगा, इसको नियंत्रित करता है। यह पूरी तरह से नहीं जा पाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। और कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन्स का निर्माण किनसे होता है? तो लिपिड से होता है। और मुख्यतः किस तरह का लिपिड होता है? तो फास्फोलिपिड होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से एमसीक्यू ही बनेगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सभी भी होता है लिपिड। जो फास्फोलिपिड है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन सब से मिल करके कोशिका झिल्ली बना होता है, सेल मेम्ब्रेन्स बना होता है। लिपिड और मेनली क्या है? फास्फोलिपिड होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। और तरल किरमीर मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या? तरल किरमीर मॉडल, ठीक है। तो फ्लूइड मोशेक मॉडल बोलते इसे इंग्लिश में। और इसे किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 ईस्वी में। आगे देखें, सेंट्रोसोम क्या है? तारकाय क्या है? तो यह केवल तंतु कोशिका में पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम जो है कहाँ पाया जाएगा? तो जंतु कोशिका में। ऊपर वाला जो इमेज है यहाँ आपको सेंट्रोसोम दिख जाएगा, एक बार देख लीजिए। सेंट्रोसोम देखिए तारक केंद्र है, ये तारक केंद्र है। और इंग्लिश में देख लीजिए सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम। ये जो दिख रहा है ये वाला इमेज, ये सेंट्रोसोम का है, ठीक है। सेंट्रोसोम है, तारक झिल्ली है, तारक है, तारक केंद्र होता है ये, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका तारक झिल्ली सेंट्रोसोम। यह कहाँ पाया जाएगा? तो जंतु कोशिका में पाया जाएगा, सेंट्रियोल में पाया जाएगा। और तारकाय की खोज किसने की थी? बोवेडी ने की थी। ध्यान रखें किसने की थी? बोवेडी ने की थी। और तारकाय का कार्य क्या है? तो यह कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवों का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुव का निर्माण करता है। यह निर्माण का कार्य कौन करता है? तो तारकाय करता है, अर्थात सेंट्रोसोम करता है। इसे याद रखेंगे। आगे और लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह क्या है? तो यह कोशिका द्रव में चपटे थैलीनुमा नालिकाओं का जाल होता है। आप जो कोशिका द्रव का इमेज देखे थे उसमें आपको दिखाए थे, तो यह कोशिका द्रव में क्या था? चपटा हुआ था, अर्थात फ्लैटेंड और ट्यूबुलेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ट्यूबलेस फ्लैटेंड प्रेजेंट होता है। और अंतर्द्रवी जालिका कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता RER अर्थात खुरदरी अर्थात रफ, एक वाले R से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरे E से और R से। तो इसमें R से रफ हो गया और एक में S लगा है, और S से क्या हो गया? स्मूथ अर्थात स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिकनी हो गया। ये 2 प्रकार के होते हैं। और RER क्या है? रफ वाला क्या है? तो जिसकी सतह राइबोसोम लगे होते हैं वो रफ होता है, उसे RER कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, राइबोसोम जिसके सतह पर लगा रहेगा वो होगा RER। आगे RER का मुख्य कार्य क्या है रफ वाला का? तो प्रोटीन का संश्लेषण और स्रवण करना, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करना, इसका कार्य है RER का। और व्हाट इज SER? SER का क्या है कार्य है? तो राइबोसोम न हो जिसमें, वो स्मूथ हो जाएगा, इसे SER कहते हैं। और SER का कार्य है लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण। दोनों का ध्यान रखेंगे। एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है रफ वाले, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम मतलब प्रोटीन का संश्लेषण। और जिसमें राइबोसोम न हो वो लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करेगा। दोनों का काम संश्लेषण करना अर्थात सिंथेसिस करना। एक लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है और एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? तो RER करेगा। और SER का लिपिड स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करेगा। और ER का समान कार्य क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का समान कार्य है कोशिका के भीतर वसा एवं प्रोटीन का परिवहन करना।
एक वसा और प्रोटीन दोनों को मिला करके परिवहन करता, ट्रांसपोर्ट करता। ट्रांसपोर्टेशन का काम है किसका? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन का विद इन द सेल, ये इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एक जो आज का होमवर्क सीरीज था, इस होमवर्क सीरीज में हम लोग ने इसको देखा। आज होमवर्क सीरीज चल रहा था, बीच में नेटवर्क इशू की वजह से बीच में कट गया और इस वजह से इस वीडियो को पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपके सामने बायोलॉजी का ये लेक्चर और लेक्चर के बाद आपके सामने है MCQ। और कल से आप लोगों को बता दिए हैं कि कल से MCQ अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, और आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? केवल MCQ का डिस्कशन लाइव चैट में आकर के उसका डिस्कशन कराया जाएगा। आइए देखते हैं कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो आपने देखा था कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। आगे कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, और पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये जीवाणु का कोशिका भित्ति बना होता है। देखिए अगला प्रश्न वही है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है किसकी कोशिका भित्ति? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न देखें, तो कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन्स किस प्रकार के होते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन जो है अर्धपारगम प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धपारगम अर्थात सेमी परमेएबल होते हैं। सेमी परमेएबल होते हैं कौन सा? सेल मेम्ब्रेन्स, अर्थात पूरी तरह से आर पार नहीं होने देता किसी भी चीज़ को, ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। आपने देखा था कंट्रोल कर रहा था। अर्धपारगम सेमी परमेएबल होता है कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे देखें, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो कोशिका झिल्ली का जो है फास्फोलिपिड से। किससे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने तैयार किया था? तो झिल्ली का मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने तैयार किया था। ये देखा आपने, किसने? सिंगर और निकोलसन ने तैयार किया था। आगे तारकाय कहाँ पाया जाता है? तो तारकाय जो है सेंट्रोसोम केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें? तो केवल जंतु कोशिका में, ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दोस्तों आपको यूकैरियोटिक अर्थात जो ज़्यादा विकसित होता है उसके कोशिका में, इन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे जीव दर में प्रोटोप्लाज्म में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक अर्थात इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या रेशियो होता है? सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है 81:19। 81:19 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग की बात करें तो हुक ने किया था सेल शब्द का। हॉक ने क्या किया? पहली बार देखा। देखने का काम हॉक करता है, खोजने का काम हुक करता है। ठीक है, विर्चो ने क्या कहा? पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत दिया। आगे बढ़े, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? देखने की बात आ गया तो लुवेन हॉक ने सबसे पहले देखा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। आगे सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या देखे आप लोगों ने क्या देखा? तो माइकोप्लाज्मा ग्लेप्टिसिकम होता है, गैलीसेप्टिकम होता है। किसका? सबसे छोटी कोशिका है यह। और साथ ही सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो बड़ा आ गया। बड़ा क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है, और स्टिच का एग जो है सबसे बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल है। आगे सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो लंबाई की बात करें तो तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जब सिद्धांत की बात करें तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, स्लाइडेन और स्वान। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है, यह किसने कहा? तो यह किसने? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो होमवर्क सीरीज था, इस होमवर्क सीरीज में आपको हिस्ट्री का प्रश्न जो है ये लाइव आकर के डिस्कशन करवाया गया। उसका MCQ भी हुआ। कुछ MCQ पे आकर के वीडियो बफरिंग करने लगा और अपने आप लाइव कट हो गया, तो इसे पूरा नहीं कर सके, लेकिन बायोलॉजी का डिस्कशन बच गया था। तो इस बायोलॉजी के डिस्कशन को लेकर के आपके सामने आए हैं। यह रिकॉर्डेड वीडियो है, यह इस रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और कल से
आपको पहले ही रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेंगे। होमवर्क सीरीज में आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो के आधार पर आपसे मैक्सिमम जो है एमसीक्यू होगा, सारे के सारे एमसीक्यू का डिस्कशन होगा। आप लाइव में आएंगे और सारे के सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और लाइव में आपका प्रैक्टिस, आपका रिवीजन हो जाएगा और ये रिवीजन आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इस पूरे के पूरे वीडियो को, इस पूरे के पूरे सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दे। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल रात में 8 बजे लाइव चैट में। उससे पहले आपको 2 वीडियो मिल जाएगा, एक हिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।